मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर ही होगा, जिसका नाम होगा वर्ण विचार अर्थात वर्णमाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें कल हम लोग चर्चा किए थे सिलेबस के ऊपर। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाके पहले देख लीजिएगा। उसमें विस्तृत रूप से सिलेबस के बारे में हमने आपसे चर्चा कर रखा है। तो उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे हम आप लोग को पढ़ाएंगे वर्णमाला के विषय में। कोशिश किया जाएगा कि जितना भी टॉपिक दिया है उस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करें यूपी पुलिस का, और उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से ही आपको क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वर्ण विचार की बात करते हैं। अगर हम वर्ण विचार की बात करते हैं तो वर्ण विचार जो होता है ये एक तरह से भाषा का टॉपिक होता है। अगर हम वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण विचार क्या है, एक तरह का भाषा का टॉपिक होता है। अब भाषा क्या है, तो जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ये हिंदी क्या है, हिंदी भाषा है, अर्थात हिंदी आपका क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी आपकी लैंग्वेज है। और अगर हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को होना चाहिए। बाद में हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे भाषा, जिसमें हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि भाषा क्या होता है, भाषा बोली उपभाषा में अंतर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो वीडियोस आपके सामने आएंगे बात की, उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास में थोड़ा सा बस देखते हैं कि भाषा होती क्या है, क्योंकि भाषा नाम आ गया तो इसको समझना भी आवश्यक है। तो चलिए, अगर हम भाषा के विषय में बात करते हैं तो भाषा होती क्या है। अगर देखा जाए भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा की व्युत्पत्ति, तो कहा जाता है कि भाषा जो शब्द होता है ये भास धातु से बना होता है। किससे बनता है, भास धातु से। और भास धातु जो है इसमें आ प्रत्यय लगाने से, आ प्रत्यय लगाने से भाषा शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है, भाष धातु जो है, इसका अर्थ अगर कोई आपसे पूछे तो इसका अर्थ आपको क्या बताना है, बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना या फिर कहना। ठीक है, तो अब कोई भाषा की व्युत्पत्ति पूछे आपसे तो कहिए भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, अगर बात करें भाष की तो भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना होता है। परिभाषा अगर कोई इसकी पूछता है तो सिंपल सी परिभाषा है कि वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों तक तथा दूसरों के विचार स्वयं ग्रहण करता है या समझता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाषा के रूप की, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है। भाषा के रूप की अगर बात की जाए, भाषा के रूप की, तो कहा जाता है कि भाषा के दो रूप माने जाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, आप सभी जानते भी हैं। पहला होता है मौखिक रूप, मौखिक रूप, और दूसरा होता है आपका लिखित रूप, लिखित रूप। ठीक है भाई, पहला मौखिक रूप है और दूसरा कौन सा है, लिखित रूप है, या फिर इसी को आप मौखिक भाषा या लिखित भाषा भी कहते हैं। मौखिक क्या होता है, जिसमें आप अपने वाणी के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो क्या है, आपका मौखिक रूप है या मौखिक भाषा है। जिसमें आप अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वो क्या है, आपका लिखित रूप है, या उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो दो रूप आपको बताना है, एक मौखिक और एक लिखित। लेकिन एक तीसरे रूप की भी बात होती है। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे एक तीसरा रूप जिसका नाम लिया जाता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन अब से याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछे कि क्या सांकेतिक भाषा भाषा का रूप है, या आपसे क्वेश्चन बोल दे कि निम्नलिखित में से किसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा नहीं माना गया है, ठीक है, किसे भाषा नहीं माना गया है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, सांकेतिक भाषा जो है इसको भाषा नहीं माना गया है। ठीक है,
कहने का क्या मतलब है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम मौखिक रूप में भी करते हैं और लिखित रूप में भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मौखिक रूप में आप इशारे करने में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं या इशारे से बताने में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मौखिक रूप से सांकेतिक भाषा हुआ। लिखित रूप में जैसे हमने कहा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइए। ठीक है, तो आपने जो स्टार बनाया वो लिखित रूप से क्या है, सांकेतिक भाषा का आपने प्रयोग किया। तो सांकेतिक भाषा जो है दोनों में प्रयोग हो रहा है, मौखिक में भी लिखित में भी, इसलिए इसको भाषा की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 3 तरह के देते हैं जो कि गलत है, वो सही नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब भाषा के रूप आप अगर देख लिए तो भाषा के भेद की भी बात कर ली जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के भेद बता सकते हैं तो बताइए आप लोग। कमेंट किया करिए अधिक से अधिक, ओके, जिससे मालूम चल सके कि क्लासेस जो आपके बीच जा रही हैं वो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके आंसर आपको मालूम है कि नहीं। तो अगर भाषा के भेद के रूप में पूछा गया तो तुरंत कमेंट करके आप बताया करिए कि कितने भेद होते हैं। अगर मालूम है तो भी, नहीं मालूम है तो भी, गलत होगा तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा भी शर्म नहीं करना है पढ़ाई लिखाई में कि नहीं गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि भाषा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भाषा के भेद की तो याद रखिएगा, भाषा का कभी भी भेद पूछे आपसे तो कहिए कि इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, भाषा के अगर भेद की बात की जाए तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। निश्चित संख्या नहीं है। ओके, जैसे अब निश्चित नहीं है तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ सकती हैं, तो आपने नाम सुना होगा मातृभाषा का, ये भी भाषा का भेद है, मातृभाषा हो गया। आपने नाम सुना होगा राष्ट्रभाषा का, ये भी भाषा का भेद है। आपने नाम सुना होगा राजभाषा का, ये भी भाषा का ही भेद है। ओके, प्रचलित भाषा, प्रचलित भाषा, मृत भाषा, मृत भाषा, सारे के विषय में हम चर्चा करेंगे जब आपको भाषा पढ़ाएंगे। ठीक है, सारी भाषाओं के बारे में हम बताएंगे आपसे कि ये कैसी भाषा होती है और किस तरह से इनका अध्ययन किया जाता है। एक होता है कुट भाषा, कुट भाषा। एक है आपकी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ओके, एक होती है उपभाषा या विभाषा। एक होती है आपकी स्थानीय भाषा, एक होती है क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय क्षेत्रीय या इसी को क्या कह देते हैं, प्रादेशिक भाषा। ओके, एक होती है आपकी आधेय भाषा, आधेय भाषा। कुछ लोगों को ये नया लग रहा होगा टॉपिक या पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो घबराइएगा नहीं, जब भाषा का हम वीडियो लेके आएंगे, भाषा की क्लासेस चलेंगे तो वहाँ पे ये सारी भाषाओं को हम विस्तार से बताएंगे आपको, ताकि कभी भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न वाला कोई मैटर ना रह जाए। ठीक है, तो ये रहा, एक्सेट्रा कर लीजिए, इत्यादि कर लीजिए, ये और भी होती हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती या निश्चित नहीं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाषा के विषय में आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, और वर्ण विचार में चूँकि ये भाषा का टॉपिक है इसलिए हम लोगों ने पहले भाषा के विषय में चर्चा कर लिया है। ठीक है, लास्ट में हम सारी चीज़ों का रिविज़न कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और चलते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे, वर्ण विचार में, वर्णमाला में। ठीक है, तो वर्ण विचार में अगर हम वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला, तो देखिए यहाँ 2 शब्द हैं, एक है वर्ण और एक क्या है, माला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण क्या है
तो आप एक लाइन में बताइए कि वर्ण जो है ये भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। या इससे भी छोटा आप बता सकें तो क्या आप बताइए कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण, या इसी को कभी कभी अक्षर भी कह देते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे एक बात आ गई, एक शब्द आ गया ध्वनि। ध्वनि किसको कहेंगे, ध्वनि। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो हुई थी ध्वनि से ही। ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर दिया गया तो उसी को नाम दे दिया गया किसका, वर्ण का। लेकिन ध्वनि कहते किसको हैं, तो इसको भी समझ लीजिएगा कि जब कोई वायु जो है वो मुख से निकलती है, ठीक है, और उसके द्वारा जो उच्चारण होता है जिसका हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में है, लिख लीजिए, मुख से निकली हवा निकली हुई हवा का वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, ध्वनि कहलाता है। ओके, चलिए अब बात हम लोग कर लेते हैं, वर्ण हम समझ गए, माला की। माला किसको कहते हैं, तो देखिए माला जो होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रमबद्धता। ठीक है, या क्रमबद्ध। जैसे आप फूलों की माला देख लीजिए, जब आप फूलों की माला लेने जाते हैं तो वहाँ फूल जो होते हैं एक क्रम से लगे होते हैं, अर्थात फूलों की क्रमबद्धता को हम क्या कहते हैं, फूलों की माला। मोती, मोती की क्रमबद्धता को हम क्या कहते हैं, मोतियों की माला। उसी तरह अगर वर्ण की क्रमबद्धता की बात की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि वर्णमाला क्या होता है, तो आप कहिए वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो अगर वर्णमाला का डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लोग यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित या इसी को क्रमबद्ध भी कह लेंगे, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहते हैं, और प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। बिना वर्णमाला के किसी भी भाषा को आप सीख नहीं सकते हैं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो वर्णमाला ही होता है। ठीक है, अगर कोई भाषा आप सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वर्णमाला ही सिखाया जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करें वर्णों के भेद की, ठीक है, या हिंदी वर्णमाला में वर्णों को या वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, होते तो कुल 3 हैं, लेकिन 2 को ही प्रायिकता अधिक दी जाती है, जिनमें पहला नाम आता है स्वर का और दूसरा नाम आता है व्यंजन का। ओके, पहला स्वर है और दूसरा क्या है आपका, व्यंजन है। स्वर किसको कहते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, जिनको बोलने में किसी और की सहायता नहीं लगती है, वे स्वर कहलाते हैं। और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे स्वर क्या है, तो कहिए स्वतंत्र उच्चारित वर्ण, स्वतंत्र उच्चारित वर्ण क्या है, स्वर है। और व्यंजन क्या है, स्वरों की
सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या हैं? व्यंजन है। ओके। कभी कोई पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितनी बता देनी है? स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 बता देनी है। चलिए अब हम सबसे पहले टॉपिक स्वर को देखते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर किसको कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि स्वर जो होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र उच्चारित वर्ण होता है, अर्थात जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वही आपका स्वर है। अगर हम देखें स्वरों की संख्या को, तो इसको काउंट कैसे करते हैं? स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं हिंदी में अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ, ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इनके काउंटिंग के, तो काउंट कर लीजिए। ये अंग है और ये क्या है? अ है। काउंट करिए तो ये टोटल इनकी संख्या कितनी आएगी? 11 आएगी। लेकिन जब इन दोनों को साथ में काउंट करेंगे तो कितनी आएगी? 13 आएगी संख्या। ठीक है। तो अगर कुल स्वर देखें हम तो 13 हैं, लेकिन मूल रूप से स्वर जो माने गए हैं, जो स्वरों की संख्या कभी आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे तो आपको कितनी बतानी है? 11 बतानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो स्वर हैं आपके अंग और अ, ओके, अंग और अ जो हैं इनको कहा जाता है कि अंग और अ जो हैं आपके, ये स्वर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनको बाद में निकाल दिया गया, पहले तो रखा गया था लेकिन बाद में जब विद्वान अध्ययन करने लगे तो इनको स्वर की कैटेगरी से निकाल दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप मात्रा की बात करते हैं ना, तो देखिए सबकी मात्रा है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा होगी, दीर्घ ऊ की होगी, री की है, ए की है, ऐ की है, ओ की है और औ की है। लेकिन जब अंग और अ की बात करेंगे तो इनकी मात्राएं कुछ ऐसे होती हैं। ठीक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों की जो मात्रा है वो किसके ऊपर है? अ के ऊपर लगाई गई है। देखा? ठीक है। मतलब जब स्वर की बात हो रही है तो इसमें अ कुल कितने बार आ जा रहे हैं? 3 बार आ जा रहे हैं। इसीलिए विद्वानों ने क्या किया? अंग और अ को स्वर की कैटेगरी से हटा के इनको एक नया नाम दे दिया, और वो नाम इनको क्या मिला? अयोगवाह का। अयोग वाह का। ठीक है। 3 शब्दों से मिलके बना है ये अयोगवाह। एक अ है, एक योग है, और एक क्या है आपका? वाह है। ठीक है। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़, और वाह का मतलब निर्वहन करना। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका ना तो कोई जोड़ है और ना ही उनका कोई निर्वाह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। इनकी संख्या अगर कभी आपसे एग्जामिनर पूछे तो कितनी बता देंगे? 2 बता देंगे। ठीक है। तो स्वर की संख्या 11, अयोग वाह की संख्या कितनी? 2 होती है। बाद में जब उच्चारण के आधार पे देखा गया तो विद्वानों ने री को भी संशय के घेरे में डाल दिया और कहा कि री जो है, इसका उच्चारण जब किया गया तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा था। ठीक है। मतलब इसमें र जो है ये व्यंजन का काम कर रहा था, तो इसलिए जब भी आपसे उच्चारण के आधार पे स्वर पूछे, कहे कि उच्चारण के आधार पे स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पे स्वर की संख्या कितनी बताएंगे आप? 10 बताएंगे। ठीक है। तो 11, 10 और 13, ये 3 आंकड़े आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इनको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि दोबारा आपको कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलती ना हो। ठीक है। इसके बाद स्वर में और भी बहुत चीज़ें हैं, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे, उनको लिखते चलेंगे। जैसे बहुत सारी बातें अभी स्वर में इनके भेद भी करने हैं, और स्वर में कई तरह की ऐसी भी बातें हैं जो आप शायद पढ़े हैं और जो आप शायद नहीं भी पढ़े हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी चूँकि परिचय है स्वर और व्यंजन का, तो थोड़ा सा परिचय देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसके विस्तार की तरफ।
आगे की तरफ चलते हैं। तो स्वर आपने समझा क्या है। आगे अब हम लोग समझते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है। ओके, व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। और 33 कैसे होती है ये भी बताएंगे। और कहा जाता है कि ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे स्वर में अ था ना, तो अ जब भी आप बोलेंगे, अभी रूम में बैठे होंगे ना तो बोल के भी चेक करिएगा, अ बोलेंगे तो बिल्कुल आराम से बोल ले जाएंगे, कहीं वायु लड़ेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप अगर व्यंजन में क बोलेंगे तो क के पीछे आपको क्या देखने को मिलेगा, क के पीछे आपको अ का उच्चारण देखने को मिल जाएगा। ओके, तो कभी भी व्यंजन की बात होगी तो याद रखिएगा ये स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्वर में व्यंजन में, तो व्यंजन में 5 वर्ग बांटे गए हैं। ठीक है, 5 वर्गों के बंटने के कारण इनको हम वर्गीय या स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक है त वर्ग, और एक क्या होता है, प वर्ग होता है। ओके, क वर्ग की अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम होगा, क से लेके अंगा तक की जितनी बात होगी वो क वर्ग में होगी। अगर हम च वर्ग की बात करें तो च से लेके इ तक की जो बात होगी वो च में होगी। ट से लेके ड़ तक की बात जो होगी वो ट वर्ग में होगी। त से लेके न तक की बात त वर्ग में, और फिर प से लेके म तक की बात जो होगी वो प वर्ग में होगी। ओके, तो ये 5 वर्ग हैं, और टोटल अगर इनकी संख्या काउंट करेंगे आप तो कितनी निकल के आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ओके, तो कभी भी आपसे पूछे कि वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है इसमें, तो 25 बताएंगे। और ये कितने वर्ग में बटे होते हैं, तो 5 वर्ग में बटे होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके इतर, तो एक नाम आता है अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। ठीक है, कौन कौन से वो 4 होते हैं, तो एक होता है य, र, ल और व। ठीक है, अब य और व को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, र का भी दूसरा नाम है, ल का भी दूसरा नाम है, वो हम आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे आपसे। अभी हमने बोला ना कि केवल हम इंट्रो दे रहे हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ठीक है, जब इसको आप अच्छे से समझ लेंगे आज, तो कल की क्लास में फिर से हम लोग विस्तार करते हुए और इनको लिखते चलेंगे, ताकि साथ ही साथ आपके नोट्स भी बनते चले। चलिए, अगला अगर हम बात करें पॉइंट का, तो अगला नाम आता है उष्म व्यंजन का। उष्म व्यंजन, और अगर हम उष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो श, श और क्या हो जाता है, ह हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त व्यंजन, अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, और वो 4 कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है छ, एक है त्र, एक है ज्ञ, और एक क्या है, श्र है। ठीक है, तो ये 4 तरह के होते हैं। इसके बाद एक नाम आता है उच्छिप्त का। इनकी संख्या 2 मानी गई है। कौन सी, अड़ और र। ठीक है, ड और ढ की बात होगी तो ड और ढ यहाँ पे आएगा। ठीक, ये आपके स्पर्शी होते हैं, लेकिन उच्छिप्त की बात होगी तो यहाँ पे अड़ और ड़ आएगा। क्लियर, तो ये 2 तरह के आपके उच्छिप्त हो गए। ठीक है, अब बात होती है कि व्यंजनों की संख्या 33 कैसे होती है, तो देखिए 25 इनको लिया जाता है, 4 इनको और 4 इनको, टोटल कितना हो गया, 25, 4 29 और 4 33। ठीक है, तो 33 इनकी संख्या बता दी जाती है व्यंजनों की, किसको किसको लेके, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को लेके। संयुक्त व्यंजन को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि संयुक्त बाद में जुड़े हैं। ठीक है, 2 वर्ण जब मिले, 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिले, तब जाके संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ।
ठीक है, तो इसलिए संयुक्त को नहीं लिया जाता है। लेकिन जब भी आपसे वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में जब भी वर्ण पूछेगा तो टोटल संख्या कितनी बताएंगे, 52 बताएंगे। ठीक है, इसमें सारे काउंट होते हैं, स्वर व्यंजन सभी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, जितने अलग से बने हैं वो भी काउंट होते हैं, इसीलिए टोटल संख्या इनकी बढ़ जाती है और टोटल कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा परिचय था। अभी इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, तो देखिए अभी तो स्वर के पार्टीशन होंगे। ठीक है, स्वर में एक आप पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पे, स्वर उच्चारण के आधार पे, या इसी को कहते हैं मात्रा, मात्रा काल के आधार पे, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे। ठीक है, या कालमान के आधार पे, काल मान के आधार पे। ओके, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आप पढ़ेंगे क्या, रचना के आधार पे, या फिर इसी को कहेंगे संरचना के आधार पे, या इसी को हम कह लेते हैं बनावट के आधार पे। ठीक है, चीज़ एक ही है, बस नाम बदल बदल के एग्जामिनर आपसे पूछता है, निर्माण के आधार पे या फिर व्युत्पत्ति के आधार पे। इसमें स्वर को पढ़ेंगे। फिर नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे संधि स्वर को। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, संधि स्वर। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिह्वा के आधार पे स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, जिह्वा के आधार पे स्वर कितने होते हैं। नंबर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे ओठ के आधार पे। ठीक है, ओष्ठ के आधार पे स्वरों की संख्या। नंबर सिक्स की बात करें तो मुख विवर के आधार पे, अर्थात मुख के खुलने और बंद होने के आधार पे स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं स्वर, और स्वर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं स्वर और व्यंजन से संबंधित, और कोशिश करिएगा कि कमेंट में आप लोग उन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जितने भी क्लासेज अब चलेंगे ना, तो लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उनके आंसर आप देंगे, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आंसर हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, और वो होगा स्वर से। ठीक है, अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में नाम आता है ए, ऐ, ओ और औ का। ठीक है, इसको बताना है कि इसको किस नाम से जानते हैं, इनका नाम क्या है, नाम क्या है, और कौन कौन से वर्ण मिले हैं जिनकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, ए किस किस वर्ण से मिल के बना है, ए किस किस वर्ण से मिल के बना है, ओ और औ, ये कौन कौन से वर्ण आपस में मिले हैं जिनकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सेकंड है आपका क्वेश्चन जो वो है व्यंजन से। ओके, और व्यंजन में हम आपसे पूछते हैं कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो ये आज के सेशन का 2 क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट में इसके आंसर ज़रूर देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अपने शुभचिंतकों, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए अगर अच्छा लगा, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें और चीज़ों को बहुत ही इजी वे में सीख सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।